बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में बजट को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनावी साल में पेश हुए बजट पर जहां जेडीयू केंद्र सरकार की वाहवाही कर रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी बजट की घोषणाओं को बिहार के लिए नाइंसाफी बता रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी सांसद मनोज झा से जब एक न्यूज चैनल ने बातचीत करने के दौरान पूछा था कि बिहार सरकार और फिर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि विपक्ष को इस बात से जलन क्यों हो रही है कि बजट में बिहार को ज्यादा तवज्जो दी गई है। इस पर उन्होंने कहा कि सदन के रिकॉर्ड में पहले पीयूष गोयल ने खुद मुझसे कहा था कि इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। ये मानसिकता है ये उनकी। ये इस बयान पर बहुत बवाल मचा था। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में मखाना अनुसंधान संस्था पहले से ही थी, तो बीजेपी क्या इस संस्थान को अब बोर्ड में बदलेंगे। बिहार में बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है लेकिन बीजेपी उससे निकलने का कोई भी रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार की कृषि के कुछ अलग संकट है जो कि पंजाब और हरियाणा से अलग है। उन्होंने कहा है कि बजट में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। ये एक प्रतिगामी बजट है। मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि आइए और बजट के एक एक प्रावधान को गौर से देखिए कि बिहार नाइंसाफी का शिकार हुआ है। दोस्तों आम बजट में बिहार की बल्ले बल्ले तो हुई पर इसके साइड इफेक्ट में महागठबंधन की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने बिहार के लिए बजट प्रावधान की तारीफ की तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी ने बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं होने की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस का ये स्टैंड हाल के दिनों में दूसरी बार है जब वे आरजेडी के मत से अलग खड़ी दिख रही है। जब बीते दिनों 18 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ था जब राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े किए थे, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार का कास्ट सेंसन को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस तेजस्वी की फजीहत क्यों करा रही है, वह भी तब जब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन उसके पहले दो बड़े मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से अलग रुख दिखाया है वह थोड़ा हैरान करता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जब आम बजट पेश होने के बाद दिल्ली में जो बड़े कांग्रेसी नेता है उन्होंने बजट को बिहार का बजट बता करके निशाना साधा है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बजट को बिहार के लिए छलावा बताया है। पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस तो तेजस्वी की फजीहत पर उतर आई, अगर ऐसा नहीं तो मुद्दा एक है तब राय अलग क्यों। आखिर कांग्रेस तेजस्वी की राह पर क्यों नहीं चल पा रही है, मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस और आरजेडी अलग हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, ये कोई कंफर्मेशन वाली बात नहीं है। उड़ती उड़ती ये बात कही जाती है कि आरजेडी और कांग्रेस में मत एक नहीं है जिसकी वजह से दोनों अलग हो सकते हैं बिहार में। दोस्तों बिहार पुलिस महकमे में पुलिस अधिकारियों और फिर महिला पुलिस कर्मियों की प्रेम लीला कोई नई बात नहीं है। अक्सर बिहार के अलग अलग जिलों से पुलिस कर्मियों की प्रेम कहानी सामने आती है। ताजा मामला बिहार के नवादा से सामने आया है जहां पर दो पुलिस कर्मियों के बीच ऐसा प्यार हुआ कि दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी रचा। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल नवादा में दो पुलिस कर्मियों की शादी का एक मामला सामने आया है। नवादा शहर के सोमनाथ मंदिर में एक पुरुष और फिर महिला पुलिस कर्मियों ने आपस में प्रेम विवाह किया। इस शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो गया है। हालांकि केडीवी लाइव वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में दोनों मंदिर में शादी करते नजर आ रहे हैं। जब शादी के दौरान सब कुछ ठीक था लेकिन जब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो फिर दारोगा जी को ये नागवार गुजरा। इसके बाद दोनों के बीच तू मैं होने लगी। मंदिर के रसीद में दारोगा का नाम सचिन कुमार और फिर महिला कांस्टेबल का नाम सुमन कुमार ही दर्ज है। दोनों पुलिसकर्मी नवादा और फिर मुंगेर जिले में पदस्थापित है। ये मामला नवादा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें उनके 2 जवान शामिल हैं। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपने समाज को आगे बढ़ाना और फिर उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना है। उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 4 विधायक बने थे लेकिन अगले चुनाव में हमारे 4 नहीं बल्कि 40 विधायक बनेंगे। मुकेश सहनी सिवान बनियाडीह परौली में निषाद मेला सह मठ निगरानी समिति द्वारा आयोजित बाबा ज्योतिष नाथ एवं बाबू कारिख नाथ मेला में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर बिहार के लोगों के सुख और
और फिर समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुकेश सहनी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अभी 5 महीने मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार में मेले को राजकीय दर्जा नहीं दिया जाता है तो फिर महागठबंधन की सरकार बनते ही इस मेले में क्यू को राजकीय दर्जा मेले का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारी ताकत है कि अब समाज का बेटा चुनाव का टिकट मांगता नहीं है बल्कि टिकट बांटता है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए सबके साथ होने की जरूरत है। मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि आपकी राजनीतिक पार्टी VIP बन चुकी है और फिर ये भी तय है कि आपका ये भाई, ये बेटा एक दिन बिहार का लीडर भी बनेगा। जब लीडर बनेगा तो फिर समाज का कल्याण होगा। दोस्तों, देश के बजट में बिहार के लिए कई सारे ऐलान किए गए, घोषणा की गई है। उसमें से एक है मखाना बोर्ड। अब इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। जब बिहार और इसके बाहर रहने वाले लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किए जाने का क्या मतलब है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में मखाना या पॉक्स नट एक सुपर फूड के रूप में काफी पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर आपने कई तरह की रील देखी होंगी जिसमें मखाना के बारे में बताया गया है कि ये कितना फायदेमंद है। इसे लेकर के यूट्यूब पर भी कई तरह के वीडियो है। मखाने को स्नैक के रूप में भी काफी फायदा पसंद किया जाता है। मखाना प्रिकली वाटर लिली या गार्डन प्लांट का सूखा हुआ खाने वाला बीज है। ये पौधा दक्षिण और फिर पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाब में भी उगाया जाता है। इसमें बैगनी और फिर सफेद फूल होते हैं और इसकी गोल कांटेदार पत्तियां 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी होती है। बिहार के मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर इस मखाने का उत्पादन होता है। जब बिहार से मखाना देश के कई इलाकों में जाता है। मिथिलांचल के मखाने को GI टैग भी मिल चुका है। इसके बाद खाने की मांग काफी बढ़ गई है। हालांकि लो प्रोडक्टिविटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कम होना और फिर अच्छी मार्केटिंग चेन ना होने की वजह से घरेलू और फिर इंटरनेशनल मार्केट में मखाने की जिस पैमाने पर मांग है, बिहार उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। आपको बता दूं कि भारत में मखाने के कुल उत्पादन का लगभग 90% बिहार में ही होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2020 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15,000 हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होती है, जिससे लगभग 10,000 टन मखाना तैयार होता है। आपको बता दूं कि मखाना उत्तरी और फिर पूर्वी बिहार के 9 जिलों दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी में भी मखाने की खेती होती है। ये सभी जिले मिथिलांचल इलाके में आते हैं। हालांकि किशनगंज, अररिया, पुणे, कटिहार इसको सीमांचल भी बोला जाता है। आपको बता दूं कि इसमें से भी 4 जिले दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार बिहार में होने वाले कुल मखाना उत्पादन का 80% पैदा करते हैं। जब बिहार के बाहर मखाने की खेती असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर ओडिशा के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया में भी किया जाता है। अब सीधी बात यह है कि बिहार में मखाने की इतनी बड़ी पैदावार होने के बावजूद भी प्रोसेसिंग और फिर मार्केटिंग बेहतर ना होने की वजह से किसान और फिर राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर बिहार की सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और फिर एक्सपोर्ट की सुविधाओं को विकसित करे तो फिर इससे दोनों को फायदा होगा। वहीं पर पिछले साल बिहार सरकार ने केंद्र से मखाने के लिए MSP की मांग की थी। जब मखाने की खेती और फिर कटाई का काम मल्ला यानी कि मछुआरे और फिर नाविक करते हैं और फिर ये समुदाय काफी गरीब है। जब बिहार की आबादी में मल्लाहों की हिस्सेदारी सिर्फ 2.6% है। दोस्तों, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को महंगा पड़ गया। जब मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने तीनों के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है, जिस पर आगामी 10 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बारे में जब मीडिया ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा तब उन्होंने सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आपस में बात करते हुए राष्ट्रपति को पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला कहकर तंज किया था। राष्ट्रपति के संबोधन को दोनों मां बेटे ने झूठे वादे करार दिए, जिसका वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने भी समर्थन किया था। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर कुमार ओझा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ CJM कोर्ट में परिवाद दायर किया है। उन्होंने बताया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनको राष्ट्रपति को अपमानित करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति के लिए इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उससे अधिक भी मिला है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि यदि विपक्ष को ये नजर नहीं आ रहा है कि बिहार को वह मिल रहा है जो हमें क्या करना चाहिए, जब बिहार को जो मिलता है वह लगातार मिलता रहा है। तेजस्वी यादव द्वारा बजट में उठाए गए सवालों और फिर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर किए गए टिप्पणियों पर कुशवाहा ने कड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर प्रश्न उठा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। यह इस तरह की टिप्पणी खास करके विपक्ष के नेता से अस्वीकार है। उपेंद्र कुशवाहा ने न केवल बजट
और फिर बिहार की उपलब्धियों की बात की है, बल्कि तेजस्वी की टिप्पणियों पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सेवा में लगे नीतीश कुमार जैसे नेताओं के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना समाज और फिर राजनीति के लिए हानिकारक है। इस बयान से ये साफ हो गया है कि विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देना जरूरी है, ताकि राजनीतिक बहस मर्यादा और सम्मान के साथ हो। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के भीतर तनाव उभर करके सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तीखी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार की प्रगति में योगदान न देने से बेहतर है कि मर जाना है। इस टिप्पणी ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल सत्या नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने हाल ही में जीतन राम मांझी और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की तारीफ की, जबकि चिराग पासवान की आलोचना की। इस पोस्ट में चिराग पासवान को सीधे संबोधन किया और उनकी भलाई की उम्मीद जताई है। दोस्तों, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार के विकास का युग स्वर्णिम युग था। अब नीतीश की राजनीति साख खराब हो गई है। जब वे दावा करते हैं कि बिहार में राजद के कारण ही जदयू का अस्तित्व है। जब पप्पू यादव कांग्रेस को सलाह देते हैं कि वे बिहार में किसी के नेतृत्व में चुनाव ना लड़े या गठबंधन के साथ अपना नेतृत्व रखें। जब उनका मानना है कि राहुल गांधी वैचारिक रूप से अस्पष्ट है और कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है। राजद की छवि खराब हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस उसे समस्त यादव वोट का पर्याय नहीं समझे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर हेडमास्टर और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों तरफ से जमकर के एक गाली गलौज भी किया गया और मारपीट को भी अंजाम दिया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसके बाद अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मद पंचायत के एक प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में स्कूल के हेडमास्टर और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ दोनों तरफ से गाली गलौज हुई, बल्कि एक दूसरे को मारपीट करते हुए भी देखा गया। इसके बाद मौके पर मौजूद कुछ अन्य लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया है। वहीं पर इस घटना को लेकर के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर रोज देरी से आते हैं, जिसके कारण बच्चों की क्लास सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर के कई दफे शिकायत किया गया, लेकिन फिर भी हेडमास्टर साहब समय से नहीं आ रहे थे। आज काफी देरी से इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं पहुंचे तो फिर हम सभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद से जब वह पहुंचे तो फिर हम लोगों ने डांट लगाई, जिसके बाद वे गाड़ी से उतर करके मारपीट करना शुरू कर दिया। इधर इस पूरे मामले को लेकर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर मोहम्मदा के हेडमास्टर विधानंदन कुमार ने बताया है कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। स्कूल की व्यवस्था पर कुछ लोग जानबूझकर के सवाल उठाते हैं। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षाएं चलती है, उसके बावजूद भी राजनीति के तहत फंसाए जाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये चुनावी बजट। मीडिया से बातचीत करने के दौरान संजय राउत ने कहा कि ये देश का बजट नहीं बल्कि चुनाव का बजट है। संजय राउत ने कहा है कि मोदी सरकार का हर बजट जो होता है वह चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। हर बजट एक इलेक्शन पैकेज होता है। बिहार में चुनाव है, फिर बजट का ज्यादा हिस्सा बिहार को जाएगा। संजय राउत ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने भले ही बजट को इलेक्शन पैकेज करार दिया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी की एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इनकम टैक्स को लेकर के किए गए फैसले पर कहा कि इसका स्वागत करती हूं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मध्यम वर्ग 10 साल से मांग करती रही थी कि उन्हें राहत दी जाए और आज उनकी सुनवाई हुई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये 240 का पावर है कि अहंकारी सरकार को मजबूर कर दिया है कि जनता की आवाज सुनी जाए। लोगों की आय बढ़ नहीं रही थी, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा था। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। बजट में बिहार को लेकर के कई तरह की घोषणाएं की गई है, चाहे मखाना बोर्ड बनाने की बात हो या फिर नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मांग हो या फिर फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का वादा। इसके अलावा पटना IIT के विस्तार की भी घोषणा की गई है। बजट में बिहार का जिक्र बार बार आने पर विपक्ष इसे चुनावों से जोड़ करके देख रहा है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान बिहार के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया है, जब एक छोटी बच्ची की बातों ने तेजस्वी यादव को रात भर सोने नहीं दिया। जब तेजस्वी यादव छपरा से पटना लौटते वक्त दिघवारा के 4 लेन सड़क के पास रुके थे। यहाँ उन्होंने किसानों से बातचीत की और इस दौरान उन्हें कन्या उच्च विद्यालय शंकर रोड दिघवारा की एक छात्रा खुशी से मिलने का मौका मिला। खुशी ने तेजस्वी यादव से कहा कि उसके स्कूल में
कंप्यूटर तो है लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। खुशी ने बताया है कि वे कंप्यूटर चलाना चाहती है लेकिन उसकी असमर्थता के कारण उसे ये शिक्षा नहीं मिल पा रही है। खुशी की बातें तेजस्वी यादव के दिल को छू गई और रात भर उनकी बातों ने उन्हें परेशान कर दिया। जहाँ अगले दिन तेजस्वी यादव ने फिर से खुशी का पता लगाया और उसे लैपटॉप दिया ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। जहाँ तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर के एक्स पर पोस्ट भी किया है और बताया है कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने उनके मन में बदलाव का कारण बनी है। जहाँ इस कदम के जरिए तेजस्वी यादव ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया है। दोस्तों, बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में 2 से 5 मिनट लेट होने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या था, छात्र रोती हुई दिखाई दी। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो चुकी है लेकिन नालंदा में पहले ही दिन कई परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचने से पहले ही नहीं पहुंचे, जिस वजह से उन छात्रों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली। परीक्षा केंद्र में एंट्री न मिलने से नाराज छात्रों ने सोहसराय किसान कॉलेज के पास सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर डीएसपी, थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ा। आपको बता दें कि किसान कॉलेज के पास एक परीक्षा केंद्र से कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर छात्र केंद्र में एंट्री न मिलने पर छात्रा के साथ साथ उनके परिजन भी रोते दिखाई दिए। जब छात्रा के परिजन ने कहा है कि हम 15 किलोमीटर की दूरी से बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं लेकिन 1 मिनट की देरी होने के बाद सेंटर में उसकी बेटी को प्रवेश नहीं दिया गया। एक अन्य छात्रा के परिजनों ने बताया है कि कुछ छात्र 2 से 5 मिनट की देरी से भी आ रहे हैं तो फिर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए छात्रों ने काफी कोशिश की लेकिन पुलिस ने वहीं रोक दिया। दोस्तों, अब बिहार के किसी भी सरकारी दफ्तर में गंदगी नहीं दिखेगी। सभी अफसरों और कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने नया टास्क दे दिया है। सभी अफसरों कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने नया टास्क दिया है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने बिहार के कार्यालयों को साफ सुथरा रखने और फिर कार्यालयों की सुंदरता बनाए रखने के लिए स्वच्छ कार्यालय मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। सरकार ने अपने निर्णय से सरकारी दफ्तरों को साफ सुथरा रखने की अपनी नीति से अवगत कराने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त और फिर अन्य श्रेणी के कार्यालय प्रभारियों को सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया गया। यह कार्यालयों को साफ सुथरा रखने के लिए सभी श्रेणी के पदाधिकारियों कर्मियों की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि SOP का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। जहाँ आपको बता दूं कि SOP के अनुसार सभी विभागों के नियुक्ति का पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि हर रोज साफ सफाई का आकलन करके सहायकों को स्थिति से अवगत कराए। पहले स्तर पर प्रशाखा पदाधिकारी ही सफाई के लिए जिम्मेदारी अधिकारी माने जाएंगे। दूसरी कड़ी उच्च वर्गीय लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी। इसका कार्य होगा कि अपने कार्यस्थल से प्रतिदिन साफ सुथरा रखें। कंप्यूटर वगैरह पर गंदगी ना हो, सफाई रहेगी तो कंप्यूटर, कीबोर्ड और फिर माउस भी जल्द खराब नहीं होंगे। SOP में आशु लिपिक संवर्ग के कर्मियों के साथ ही वरिष्ठ कनीय पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन 2 श्रेणी के अधिकारी सफाई की रेटिंग कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में 9 अभ्यर्थी धांधली करते हुए धराए गए हैं, पकड़े गए। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की प्रक्रिया में हर कदम पर अपारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। 9 दिसंबर से शुरू की गई शारीरिक दक्षता परीक्षा और फिर दस्तावेज सत्यापन के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया में अब तक 8,837 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, जिसमें से 7,773 ने परीक्षा दी। इस बीच 9 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जब परीक्षा का आयोजन पटना के शहीद राजेंद्र राम सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में किया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की दौड़, ऊंची कूद और फिर शारीरिक माप और सीना की जांच कंप्यूटर प्रणाली द्वारा की जा रही है। इस प्रणाली से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सकता है। फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत जानकारी और फिर सत्यता की जाँच की जा रही है, जिससे किसी भी धोखाधड़ी का पता चल सके और फिर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम में रविवार की शाम शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस खास अवसर पर राज्यपाल ने लिट्टी चोखा का आनंद लिया और कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी इस पार्टी का हिस्सा बने। जहाँ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि राज्य की यानी कि बिहार की राजनीतिक गर्मी के बीच एक सामूहिक माहौल बनाने के लिए आयोजित किया गया
था। यह कार्यक्रम में राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने बैठ करके लिट्टी का स्वाद लिया। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जो कि इस इवेंट को और भी खास बनाए गए हैं। वहीं पर चुनावी वर्ष में आयोजित इस लिट्टी पार्टी का आयोजन सिर्फ एक सामाजिक और फिर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एनडीए नेताओं को एक मंच पर लाकर के एकजुट करना था। जी हाँ, ये कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एकजुटता और फिर सहयोग का मजबूत संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, बिहार में सरकार सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए काफी सजग है। आपको बता दूं कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों, राजस्व पदाधिकारियों और फिर अंचल अधिकारियों को दी गई है। यह पिछले दिनों ही सरकारी जमीन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी गई है, जिसके अनुसार राज्य की यानी कि बिहार के टोटल 45,559 मौजा में से 1355 मौजा में ऑनलाइन एंट्री का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर के विभाग गंभीर है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह सरकारी जमीन को विभाग के पोर्टल पर एंट्री करके ऑनलाइन किया जाए और बहुत जल्द ही इसे सत्यापित करने का काम किया जाए। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि 28 जनवरी को मुख्य सचिव स्तर पर इस मुद्दे की समीक्षा की गई थी, जिसमें पाया गया है कि राज्य के टोटल 45,859 मौजों में से 1355 मौजों में ऑनलाइन एंट्री का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। जो प्रविष्टि की गई है उससे अभी तक टोटल 3,16,947 सरकारी खेसरों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनका रकबा कुल 1,78,676 एकड़ है। दोस्तों, अगर आप जमीन से संबंधित दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो फिर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों का पालन करके आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन आवेदन के 2 अलग अलग मामले के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि अगर किसी कारण से आप जमाबंदी रैयत से जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का विक्रय पत्र लिखवा लें या फिर सभी से बिक्री की लिखित सहमति ले लें। अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो सभी खाता धारकों से विक्रय पत्र लिखवा लें या सभी खाता धारकों से बिक्री की लिखित सहमति पत्र प्राप्त कर लें। अगर जमाबंदी रैयत से जमीन नहीं खरीदी गई है, तो फिर ऐसी स्थिति में म्यूटेशन के लिए आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारों के बारे में विवरण दर्ज करना होगा। दोस्तों, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ लोग अधूरी जानकारी के आधार पर जनता को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी के नेताओं को बजट पढ़ने की आदत डालें या उसके बाद उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बिहार को अधिक सुविधाएं दे रही है, जबकि पिछली सरकारों ने विकास को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं पर मंत्री संतोष सिंह ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में अव्यवहारिक योजनाएं चलाई गई है, जैसे कि चरवाहा विद्यालय, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। उन्होंने कहा है कि उस दौर में बिहार की सड़कें इतनी जर्जर थीं कि ये तय कर पाना मुश्किल था कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़कों में गड्ढे। वहीं पर तेजस्वी यादव की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि अगर उन्हें बजट समझने में कठिनाइयां हो रही है, तो फिर वे अपनी पार्टी के अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन लें। यदि उनकी पार्टी में कोई भी जानकार नहीं है, तो फिर बीजेपी की विशेषज्ञ उन्हें बजट की बारीकियों को समझाने के लिए हमेशा तैयार है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा परीक्षा और फिर नियुक्ति प्रक्रिया पर माफिया तंत्र के कब्जे के खिलाफ छात्र संगठन आईसा और युवा संगठन रया ने बड़े राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 7 से 15 फरवरी तक पूरे बिहार में बदलो बिहार छात्र युवा संघर्ष यात्रा चलाई जाएगी। इस अभियान के तहत छात्र युवा नेताओं की 20 टीमें बिहार के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क करेगी और नुक्कड़ सभाओं के जरिए जागरूकता फैलाएगी। इस बात की जानकारी RYA के राज्य सचिव विधायक शिव प्रकाश रंजन और आईसा के राज्य सचिव सबीर कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। ये आपको बता दूं कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक कॉलेजों, छात्रावासों और फिर पंचायतों में बदलो बिहार छात्रा और फिर युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान छात्रों और फिर युवाओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 9 मार्च को पटना में छात्रों और फिर नौजवानों का महाजुटान भी होगा। यह छात्र नेताओं ने सरकार पर माफिया तंत्र को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार
जैसे राज्य में शिक्षा और फिर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जब बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना आम बात हो गई है। देश की 80 से अधिक बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। बिहार इसका बड़ा केंद्र बन गया है। कई छात्रों को बीपीएससी की परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर के कांग्रेस पर जम करके हमला बोला है। पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक लगने वाले टैक्स का जिक्र करके कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 12 लाख की आय तक कोई भी टैक्स नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है। कांग्रेस सरकारों के समय लगने वाले टैक्स को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू सरकार के वक्त 12 लाख रुपए कमाने पर उसको 1/4 टैक्स में देना पड़ता था। वहीं पर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो फिर 12 लाख में से 10 लाख रुपए तो टैक्स में ही चला जाता था। उन्होंने आगे कहा है कि मात्र 10 से 12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी 12 लाख रुपए की इनकम पर 2,60,000 रुपए का टैक्स चुकाना होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट 2025 को लेकर के कहा कि अब ऐसा नहीं है। जब हमारी सरकार का जो बजट है उसमें 12 लाख रुपए की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जहाँ अब 12 लाख की इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग की तारीफ करते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने में इन तबके का बड़ा योगदान है, उन्होंने आगे कहा है कि देश में सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि मिडिल क्लास को सम्मान देती है और ईमानदार करदाता पर टैक्स का बोझ कम करती है। साथ ही कहा है कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए किसान, महिला, युवा और फिर गरीब, इन चारों को साथ लेकर के चलना होगा। ये मोदी की गारंटी है कि जो बजट हमारी सरकार ने पेश किया है उससे इन चारों को लाभ होगा, जब बिना इसके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि हमारी सरकार ने दिल्ली के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। इस बजट में अतिरिक्त 50,000 नई टिंकरिंग लैब खोलने के लिए फंड का प्रावधान किया गया है ताकि बच्चों की विज्ञान और फिर रिसर्च में रुचि बढ़ सके। जैसा कि उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार ने 10,000 नई फेलोशिप देने का भी निर्णय लिया है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बसंत पंचमी और फिर विद्या कला की देवी सरस्वती की पूजनोत्सव की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की है कि नृत्य, संगीत, अभिनय की विभिन्न कला शैलियों का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के 4 जिलों अररिया, सिवान, शेखपुरा और फिर नवादा में अटल कला भवन की स्थापना के लिए 78 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक राशि मंजूरी की गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर के मॉडल पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 620 लोगों के प्रशिक्षण की क्षमता वाले अटल कला भवन की स्थापना की जाएगी, जिससे कला की किसी भी विधा में प्रशिक्षण लेकर के बिहार के युवा फिल्म, सीरियल, थिएटर और फिर मनोरंजन उद्योग में रोजगार के साथ अपने अलग पहचान बनाने का एक अवसर पा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की कला भवन योजना के पहले चरण में 4 जिलों में अटल कला भवन बनेंगे। इसके लिए हर जिले को 19 करोड़ 73 लाख 20 हजार रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हर साल 1 लाख लोगों को फिल्म और टीवी सीरियल में काम करने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। अटल कला भवन में युवक युवतियां पढ़ाई करते हुए गायन, वादन और नृत्य की ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसलिए सेंटर पर इवनिंग में 3-4 घंटे क्लास चलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना में प्रगति यात्रा 21 फरवरी को होगी। प्रगति यात्रा की नई तिथि जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 5 फरवरी को मुंगेर, 6 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा, 7 फरवरी को जमुई, 10 फरवरी को नवादा, 11 फरवरी को औरंगाबाद, 13 फरवरी को गया, 14 फरवरी को जहानाबाद और अरवल, वहीं पर 15 फरवरी को बक्सर, 16 फरवरी को भोजपुर, 18 फरवरी को कैमूर, 19 फरवरी को रोहतास और 20 फरवरी को नालंदा जिले में प्रगति यात्रा होगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न योजनाओं से संबंधित क्षेत्र भ्रमण करेंगे और फिर उनकी जमीनी पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ संबंधित जिलों में वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसमें संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री के साथ साथ उस जिले के निवासी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और फिर निर्धारित विषय से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, लोकसभा में शनिवार को पेश आम बजट शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जमीनी हकीकत से दूर बताया है और कहा है कि इससे जनता को फायदा नहीं हुआ है। बजट में चुनावी राज्य पर फोकस के आरोप पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि अगर ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट पेश कर रहे हैं तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो फिर बिहार के लोग शायद ये चाह रहे होंगे कि चुनाव हर साल आए ताकि वित्त मंत्री उन पर ध्यान दें। आज
महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो गया है तो फिर बजट में एक बार भी महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया है। भाजपा को 100 से ज्यादा विधायक देने के बावजूद भी जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। वहीं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड और फिर राज्य में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की, जहां पटना IIT और फिर पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। मखाना बोर्ड के संगठन होने से 25,000 किसानों का लाभ मिलेगा। जब बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य अपना बिहार ही है। वहीं पर लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार के गाँव में अनोखी परंपरा चल रही है। ये परंपरा ये है कि अगर दहेज मांगा जाता है तो फिर शादी तोड़ दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये जिला है औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण उमंगा पहाड़ पर बसे काफी संख्या में भोक्ता समाज के लोग रहते हैं। भोक्ता समाज की बेटियों का विवाह बिना दहेज के होता है। अगर लड़के वाले चुपके से दहेज लड़की वाले से ले लेता है तो फिर उसके परिवार में अन्य सदस्यों के साथ भोक्ता समाज के लोग अपनी लड़की या फिर लड़के की शादी नहीं करते हैं। आपको बता दें कि मदनपुर थाना क्षेत्र के लंगूराही गांव निवासी जमाहिर सिंह भोक्ता ने बताया है कि पूर्वजों से ही हम लोगों की समाज में दहेज ना लेने एवं ना ही देने की प्रथा चली आ रही है। जमाहिर सिंह ने भोक्ता में कहा कि हमारे समाज में लड़के वाले दहेज नहीं लेते हैं। भोक्ता समाज के अधिकांश लोग गरीब तबके के होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि अगर एक भोक्ता समाज के परिवार में 4 पुत्री जन्म लेती है तो फिर दहेज कहाँ से दे पाएगा। इसलिए हमारे समाज में पूर्वजों से ही दहेज ना लेने और फिर ना देने की प्रथा है। वहीं पर जमाहिर सिंह ने भोक्ता एवं सुदाम सिंह भोक्ता ने कहा कि अगर कोई लड़का वाला दहेज लेकर के शादी कर लेता है तो उसके अन्य परिवार के सदस्य से भोक्ता समाज की लड़की का विवाह नहीं होता है। या अगर कोई लड़का नौकरी वाला है तो उसके योग्यता के अनुसार शिक्षित लड़की के साथ शादी होती है, लेकिन दहेज नहीं दिया जाता है।